नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज हम मुखातिब होंगे श्रवण जी से एक बार फिर, और दरअसल जानेंगे उनसे कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहा है उस पर क्या है उनकी दृष्टि और कैसे वो देखते हैं महाराष्ट्र के चुनाव को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र का चुनाव। और अगर हरियाणा के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी जीत हासिल कर लेती है तो जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक नैरेटिव बना था कि विपक्ष को एक मोमेंटम मिला था, विपक्ष के बारे में कहा जा रहा था कि वो दोबारा अपनी धुरी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या उसको एक बड़ा झटका लगेगा? और अगर भारतीय पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ हार जाती है तो फिर क्या होगा? क्या यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और नए स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ उभर रहे हैं, जिनके नारे को कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे को प्रधानमंत्री भी रिपीट कर रहे हैं, जिसको आरएसएस भी एंडोर्स कर रहा है। इस बीच संविधान को लेकर भी एक नया बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी को जब लहरा रहे हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस अर्बन नक्सल की किताब बता रहे हैं, उसको लाल किताब। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, माओ की किताब को लाल किताब कहा जाता था और उनकी किताब को एक तरीके से प्रतिबंधित भी थी। अब उसको उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वही महाराष्ट्र है जहां संविधान का मुद्दा बड़ा बन गया था लोकसभा के चुनाव के दौरान और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ा था। तो श्रवण जी से ही जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। जी सर। अगर राहुल गांधी भगवत गीता को लहराएं तो फडणवीस क्या कहेंगे, क्योंकि भगवत गीता भी लाल जी। किताब ही है एक तरह से। हाँ। और रामायण को, रामचरितमानस को लहराएं तो क्या कहेंगे फडणवीस। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव पर बात अपने को कई तरीकों से करना पड़ेगी, क्योंकि दर्शकों की रुचि पैदा करना इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। वो ये है कि ट्रंप की जीत में खोई हुई भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र हार जाती है तो पूरी पार्टी के मनोबल पर या कॉन्फिडेंस पर किस तरह का असर पड़ेगा, और जीत जाती है तो उसके क्या राजनीतिक नतीजे निकलेंगे। उद्धव ठाकरे ने जो वचननामा, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, आज जारी किया है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें वो धो के रख देगी, मतलब पूरी की पूरी बीजेपी को। एक तो उसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा शिवाजी महाराज का टेम्पल हर जिले में बनेगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरी बस्तियों के लोग हैं, मुलुंद वगैरह के जो आसपास के लोग हैं, वो धारावी के लोगों को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां अतिरिक्त बर्डन हो जाएगा। ये जो घोषणाएं की है उद्धव ने, इन में और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। इसमें आपको हिंदुत्व कहीं नजर नहीं आएगा। इसमें पूरा का पूरा आपको एक ऐसा क्रांतिकारी, और भी बहुत सारी चीजें वचननामा में, कई चीजें हैं। मैंने कुछ मुख्य चीजें बताई। देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सामने जीतने का, और पूरे के पूरी देश की राजनीति को बदलने का भी है मौका, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र में जो चुनौती है
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सामने वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो संघ है। और दूसरी एक चुनौती है शिंदे की शिवसेना है। उसमें शिंदे की शिवसेना का मतलब है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसी का एक हिस्सा है, या बाला साहब की जो शिवसेना थी उसी का एक हिस्सा है। ये चुनाव महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा जीत रही है, पर जीत सकती है। सारे फैक्टर्स जो हैं, आपकी जो कल मैं बातचीत सुन रहा था प्रभु चावला जी से, तो उसकी जो मूल ध्वनि थी वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में थी, वो जीत रही है, जो मैं जी समझ पाया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा मुश्किल क्यों है और जीतने के चांसेस क्यों ज्यादा हैं। देखिए, इसके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 घटक हैं, और तीनों बड़े फोकस्ड हैं अपने, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति जो है, ये जो 3 घटकों में जो 2 मुख्य हैं, उनकी पूरी जो रीजनल पॉलिटिक्स है इन चुनावों पर टिकी हुई है। इसके 3 घटक जो हैं, उसमें पहला घटक है उद्धव ठाकरे। जी उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती यह है कि वो शिंदे की सेना को पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर दें या दबा दें, खत्म कर दें पूरी तरह से। क्योंकि अगर शिंदे की सेना ग्रो करती है तो फिर बाला साहब की जो लेगेसी है हिंदुत्व की, उद्धव ठाकरे उसकी जो बैटन है, मशाल है, वो आदित्य ठाकरे को सौंप नहीं पाएंगे। तो उद्धव ठाकरे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाला साहब की लेगेसी को बचाने की लड़ाई है उनके साथ। और लोकसभा के चुनाव में एकनाथ शिंदे ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो काफी उनके हौसले बढ़ाने वाला है। जो शिंदे की सेना का जो स्ट्राइक रेट था, जो जितने उन्होंने खड़े किए और जितने जीते उसके हिसाब से, और जितनी सीटें उनको मिली अभी, और वो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, तो उसमें एक बड़ा जो फोकस्ड है उद्धव का पूरा खेल, वो ये है कि एक नाथ शिंदे को मार्जिनलाइज करना है, और वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है शरद पवार। वो शरद पवार अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर अभी बैठे हैं, ये उनके लिए आखिरी चुनाव है। आपने भी कल अपनी बातचीत में शायद इस पॉइंट को कहा था। और वो खुद तो लड़ नहीं रहे, पर उनके लिए चुनौती ये है कि बेटी को सुप्रिया सुले के लिए वो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर जाएंगे। क्या वो राष्ट्रवादी पार्टी वो होगी जिस पर अजीत पवार कब्जा कर लेंगे, या वो होगी जिसका नेतृत्व सुप्रिया सुले करेंगे। ये इस चुनाव से तय होगा, इस वाले चुनाव से तय होगा। क्योंकि अजीत पवार रिप्लेस करना चाहते हैं शरद पवार को राष्ट्रवादी पार्टी के नेता के तौर पर महाराष्ट्र में। ये 2 तो मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर्स बताए जिनके लिए क्यों जरूरी है जीतना। तीसरा फोकस है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने नागपुर क्यों गए, संविधान को लेकर इतनी बातें वहां क्यों कही, आरएसएस के खिलाफ क्यों बोले। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी के लिए आरएसएस को हाशिए पर लाने का ये सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी का गढ़ नहीं, आरएसएस का गढ़ है। और महाराष्ट्र में चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं, मोहन भागवत लड़ रहे हैं। और इसीलिए राहुल का वहां जाना, आपने पूरे देखा होगा कि राहुल ने अपनी पहली भारत यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, केवल एक गलती की थी कि एक बार उन्होंने, जब यात्रा उनकी महाराष्ट्र में पहुंची थी, तब उन्होंने सावरकर के खिलाफ कुछ बोल दिया था।
उसको लेकर शिवसेना काफी भड़क गई थी, उद्धव की शिवसेना और बीजेपी भी। आपने कभी उसके बाद से सावरकर का नाम राहुल के मुंह से नहीं सुना होगा कि राहुल सावरकर को कुछ कह रहे हैं, गांधी हत्याकांड पर कुछ बोल रहे हैं। राहुल का अगर नागपुर का आप भाषण सुने तो काफी मैच्योरिटी के साथ भरा हुआ था और काफी कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ था। हालांकि वो लोग जो सुनने वाले थे वो तो सब समर्थक थे उनके, तो उनको समझाने से तो कोई मतलब नहीं था। समर्थक जो सामने बैठे उनको तो तालियां बजानी है, इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ कि वो जो ऑडियंस थी उसको इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी ने नागपुर में क्या कहा वो मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तो शरद पवार की जो बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है वो मराठा कॉन्स्टिट्युएंसी है, पूरी की पूरी जो इंटेक्ट है पूरी की पूरी। और लोकसभा के जो चुनाव हुए थे अभी, उसका जो एनालिसिस है, उसके जो असेंबली सेगमेंट्स में जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की और उद्धव की और कांग्रेस की, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तीसरा एलिमेंट मैंने राहुल गांधी का बताया, तो राहुल गांधी जो फोकस कर रहे हैं वो संघ पर कर रहे हैं, माइनॉरिटीज पर कर रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं उन पर कर रहे हैं। आपने देखा कास्ट सेंसस की बात की उन्होंने वहाँ नागपुर में, और वो उनका पूरा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या लिबरल्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये कि हरियाणा की तरह यहाँ झगड़े नहीं हो रहे हैं। मतलब जो न तो कांग्रेस में झगड़े हो रहे हैं और न एमबीए में हुआ, सीटों को लेकर काफी मारामारी हुई। आखिर की कुछ 25-30 सीटों को लेकर तो खूब घमासान भी हुआ, पर वो मोटे तौर पर मुंबई और उसके आसपास की सीटें थी, पर मोटे तौर पर निबल गया। बीजेपी के पास दिक्कत ये है आशुतोष जी कि उसके पास स्टेट लेवल की कोई लीडरशिप नहीं है। उनके जो एकमात्र नेता हैं जो 2014 से चले आ रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रह लिए, पर उसके बाद से वो पूरी तरह से हाशिए पर है। तो बीजेपी का महाराष्ट्र में लीडरशिप के लिहाज से बहुत अस्तित्व नहीं है। और आप अगर इतिहास भी उठाकर देखें महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर्स का, तो एक जो पेज है जिसमें ये जो 2014 से 19 तक का जो पेज है, उसके अलावा कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। 2014 से 19 के बाद में एक आया था 5-6 दिन के लिए, फडणवीस, फिर बने। बाकी या तो शिवसेना के बने हैं या मोटे तौर पर कांग्रेस के बने हैं, मनोहर जोशी या और तमाम लोग जो, या राणे नारायण राणे जो बने कुछ समय के लिए। ये बेसिकली जो स्टेट रही है वो कांग्रेस की रही है। हालांकि कांग्रेस ने जिस तरह का आदर्श उपस्थित किया वहाँ की सोसाइटी को लेकर, अशोक चौहान ने जो किया बहुत ही गड्ढे में डाल दिया। बीजेपी जो है पूरी तरह से 2014 के बाद से उद्धव पर निर्भर रही, उद्धव की शिवसेना पर निर्भर रही। मतलब बीजेपी अपने तौर पर चुनाव नहीं जीत सकती, जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब और ये तीनों मिलके जीत सकते हैं। मुद्दा ये है कि ये अगर एक नाथ शिंदे ढेर हो जाए इस चुनाव में, तो अजीत पवार तो होंगे ही, पूरी तरह से होंगे, और उसका पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ। तो बीजेपी अपने दम पर तो सरकार बना ही नहीं पाएगी, और हमेशा से इसको एक सहारे की जरूरत पड़ती रही, और वो उद्धव ठाकरे देते रहे, और अब उद्धव ठाकरे नहीं दे रहे। तो महाराष्ट्र में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, जो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 3 एलिमेंट्स हैं, और तीनों मजबूत हैं, अपने अपने इलाकों में भी मजबूत हैं और अपने अपने
फॉलोइंग में भी मजबूत हैं और अपने अपने वोटर्स के लिए भी मजबूत हैं। जो बीजेपी का वोटर है वो बेसिकली वही वोटर है जो एकनाथ शिंदे का भी वोटर है, मतलब बहुत सारे कॉमन वोटर्स हैं। तो इसलिए शिंदे के सामने जिम्मेदारी ये है कि उद्धव ठाकरे के वोट बैंक को तोड़े, जो कि वो बहुत मुश्किल से तोड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी की महाराष्ट्र में वैसी अपील नहीं है जैसी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश भी लगता है, छत्तीसगढ़ भी लगता है, बॉर्डर जो लगती है, गुजरात भी लगता है महाराष्ट्र से, तेलंगाना भी लगता है, गोवा भी लगता है, कर्नाटक भी लगता है, पर इन इलाकों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बीजेपी के जो इलाके हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र पर कोई बहुत ज्यादा असर होगा नहीं। दूसरा ये कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच में जो रिफ्ट है वो काफी चौड़ी होती जा रही है। उसमें अभी जो ताजा है वो, अगर आपने गौर किया हो तो नवाब मलिक के कैंडिडेचर को लेकर मनखुद एरिया से और उनकी बेटी को, जो इलाका है अणुशक्ति नगर, सना मलिक को, उसको लेकर बीजेपी और अजीत पवार में काफी तनातनी है। और अजीत पवार ने तो उनके इलाके में कल प्रचार भी किया नवाब मलिक के। इसमें जो मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद, आप फॉलो करते ही हैं चीजों को, कि संघ ने अजीत पवार की एंट्री का, महायुति में एंट्री का सबसे ज्यादा विरोध किया था। और हार के कारणों में उन्होंने अजीत पवार की एंट्री को बड़ा एक कारण बताया था जी। कि अगर ये लिया नहीं लिया होता तो हमारा तो। और अभी भी देखा आपने कि ताजा उदाहरण तो ये है कि एक महायुति के एक एमएलसी है सदाभाऊ खोट, उन्होंने शरद पवार को लेकर कुछ अप्रिय टिप्पणियां कर दी कल कल परसों में। हम्म। और उसको लेकर अजीत पवार भड़क गए बुरी तरह, हम्म। शरद पवार पर आपने टिप्पणी कैसे कर दी। और उनसे माफी मंगवाई, उन्होंने वीडियो वायरल करवाया। तो इसको लेकर ये एक टेस्ट केस है कि अजीत पवार वैसे अलग हो गए होंगे शरद पवार से पॉलिटिकली, पर इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर ये किस्सा ये है कि, और एक नया किस्सा तो जुड़ ही गया है कि जरांगे पाटिल जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मनोज जरांगे, रिजर्वेशन का जो मराठवाड़ा में आंदोलन कर रहे हैं, उनको मनाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दें मराठवाड़ा में। खासकर जालना में काफी सीटें हैं, जो 3 सीटें तो बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। तो मराठवाड़ा का पूरा इलाका जो है, अगर जरांगे पाटिल चाहेंगे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये कुल मिलाकर जो पिक्चर है वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में ये फैक्टर्स हैं। अब ये बड़ा रोजी पिक्चर है जो नजर आता है कि अरे इसमें तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को जीतना ही चाहिए। दूसरा पिक्चर ये है आशुतोष जी कि ये हरियाणा की तरह 90 सीटों का मामला नहीं है, 288 सीटों का मामला है महाराष्ट्र में। और जैसा आपने भी कल बात की थी, हम भी बात कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में एमपीए ने, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती थी। ये बड़ा अचीवमेंट था जिसको, जी। जो कल भी आपकी चर्चा में चावला जी के साथ ही आया। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि 31 असेंबली सेगमेंट्स में, मतलब लोकसभा के नतीजों का जब विश्लेषण किया गया तो 200
88 में से 31 सीट्स जो हैं वो ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला 5,000 वोटों से हुआ है, पिछली मतलब लोकसभा में जिसको कह सकते हैं। और लोकसभा के चुनाव में जो असेंबली सेगमेंट्स जो हैं उसमें 158 असेंबली सेगमेंट्स में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को लीड थी और महायुति को 125 में। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि गैप सिर्फ 33 सीट सेगमेंट्स का है, असेंबली सेगमेंट्स का। हम जो दूसरे तरह से बात कर रहे थे उसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पिक्चर बहुत रोजी नजर आ रहा था। अब ये थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है कि भाई ये पूरा मामला 33 सीट्स का है। ये 33 सीट्स का जो असेंबली सेगमेंट्स में गैप रहा लोकसभा चुनाव में, ये बड़ा डिसाइसिव रहने वाला है लोक असेंबली के चुनाव में। इन 33 सीट्स में 31 सीटें हैं, 31 जैसा मैंने कहा 5,000 वाली, और इनमें से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 16 सीटें 16 सेगमेंट्स में लीड मिली 5,000 की, और महायुति को 15 सीटों में लीड मिली 5,000 की। इसका मतलब ये है कि महाविकास या महायुति अपनी जो सीटें जहां पर उसने खोई है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 16 सीटें, उसका मार्जिन पार्ट ले और वो जो सीटें उसने हारी है उसमें लीड बढ़ा ले, तो अभी जो 125 सीटें हैं उसकी, उसमें 31 जोड़ ले तो 156 सीटें हो जाएगी। तो जीतने के लिए 145 सीटें चाहिए। ये पूरा का पूरा मामला है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये कि महायुति को सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ है? वेस्टर्न महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में। यहाँ पर 178 सीट्स हैं, 178, और इनमें महायुति को असेंबली सेगमेंट्स में केवल 60 में जीत मिली है, 60 में। और इन्हीं इलाकों में कांग्रेस भी मजबूत है और उद्धव की शिवसेना भी मजबूत है और शरद पवार की पार्टी भी मजबूत है। दूसरा ये कि जो मुंबई का एरिया है वहां पर 36 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 में बढ़त मिली, मतलब 20 सेगमेंट्स में। सारे जो ऑड्स है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के हाथ में है, पास में है। तो अब आखिरी पॉइंट ये है कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, संघ भी कोशिश कर रहा है, एक नाथ शिंदे भी लगे हुए हैं। हालांकि इनका जोर केवल कोंकण के इलाके में है, महायुति का, जैसे थाने वगैरह का इलाका है, ये पूरा का कोस्टल बेल्ट जो है जिसको कहते हैं। एक जो फर्क कर सकता है वो देखने का है कि जो इनकी लाडकी बहना योजना है जिसने मध्य प्रदेश में गजब ढाया शिवराज जी की, वो यहाँ गजब ढाएगी क्या? और क्या आपने देखा नहीं होगा, गौर नहीं किया होगा कि गडकरी साहब ने बोलना बंद कर दिया। लाडकी बहना योजना को लेकर सबसे बड़ी आलोचना गडकरी ने की थी। उन्होंने ये कहा था कि इसका जो ड्रेन है 40,000 करोड़ रुपए का, उसके कारण जो इंडस्ट्रियल सब्सिडी है इन्वेस्टर्स को या इंडस्ट्रीज को वो नहीं मिल पा रही है। पब्लिकली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और अब वो चुप है। इसलिए चुप है कि पूरे का पूरा चुनाव की कमान संघ के हाथों में महाराष्ट्र। तो ये मैंने आपको पिक्चर महाराष्ट्र का बता दिया। इसका कंक्लूजन ये है आशुतोष जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चाहे तो ये चुनाव जीत सकती है। तो आज की चर्चा इसी नोट पर। थैंक यू सर, थैंक यू।